नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी और डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी चैनल से जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं आप प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें हिस्ट्री का तो पोर्शन है ही है, जिसमें मध्यकाल और प्राचीन भारत भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। उसके अलावा एक और चीज़ शुरू करने वाला हूँ मैं। कई सारे ऐसे महानुभाव जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रखते हैं, उनकी मैं जीवनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। क्वेश्चन आंसर भी मैं डालूँगा, ऑनलाइन पेपर भी डालूँगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किन कारणों से ये महात्मा बने, वो सारे कारण जो है इसी 1915 से 1947 के बीच में इनके द्वारा जो काम किए गए उसमें छुपा हुआ है। इसीलिए इस युग को ही, इस काल को ही गांधी युग कहा गया है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण है। 9 जनवरी 1915 को जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं, अचानक से भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य बदल जाता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो अभी तक कांग्रेस के नरम और गरम दल के अंदर उलझा हुआ था, अचानक से वो गति पकड़ता है और एक नए तरह के ट्रैक पे चला जाता है, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों की तरफ, गांधी जी के सत्याग्रह की तरफ। और ये बिल्कुल नई चीज़ थी भारतीयों के लिए। कहाँ तो अचानक अभी सिर्फ नरम दल वाले कह रहे थे कि हम जाके प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, मांग करेंगे, डेलीगेशन बनाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, जबकि गरम दल वाले कह रहे थे कि नहीं, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे और भी बहुत कुछ। परंतु यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जो कहता है कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, मैं अनशन करूँगा और आप सब मेरा साथ दीजिए, अंग्रेज़ ज़रूर मानेंगे। यही व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए, गांधी जी के बारे में थोड़ा पहले मैं आपको आइडिया दे दूं। हालांकि मैं गांधी जी की पूरी जीवनी मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द ही, पर अभी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम जो है वो पुतलीबाई था। गांधी जी पढ़ाई करने के लिए जो है विदेश गए, बेसिकली लंदन गए, इंग्लैंड, और वहाँ से इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल करी। भारत आए गांधी जी, पर यहाँ पर इनकी वकालत चली नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है गांधी जी 1892-93 के अंदर जो है गुजरात से एक व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए और फिर साउथ अफ्रीका ही रह गए। वहाँ पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ। खासकर ये जब एक ट्रेन से जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहाँ पर क्योंकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, परंतु उस कंट्री के अंदर साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं उन्हें फर्स्ट क्लास में सफ़र करना अलाउ नहीं था। गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया। गांधी जी ने वहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी, फीनिक्स आश्रम बनाया, वहाँ पर इन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया। वहाँ पर जो गैर सफ़ेद लोगों, या मतलब आप समझिए काले लोगों के खिलाफ जो एक काला कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो ये काले लोग हैं उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा, उसके खिलाफ गांधी जी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो अपना ये काला कानून वापस लें। देखिए दोस्तों, जिस समय पूरे विश्व में अंग्रेज़ों का डंका बजता था, उस समय गांधी जी ने अंग्रेज़ों को उन्हीं के खेल में हरा दिया। वो खेल था कानूनों का। जगह जगह पर अंग्रेज़ जहाँ भी जाते थे, अब भारत की बात नहीं, जिस जगह पर भी गए वहाँ पर इन्होंने कानून बनाए और उन्हीं कानूनों का अध्ययन करके गांधी जी ने उन्हें हरा दिया। इसका मतलब ये कि अंग्रेज़ों को वो मानना पड़ा कि हाँ, हमारे द्वारा बनाया गया ये कानून गलत है और हम इसे वापस लेते हैं। तो बेसिकली गांधी जी भारत वापस लौटने से पहले ही एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे। मतलब आप समझिए, एक भारतीय व्यक्ति जो है साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ के जो काले लोग हैं या जो नॉन वाइट हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। देखिए, जब मैं काले लोग कहता हूँ तो इसका मतलब
आप ऐसा समझिए, यूरोपीय नस्ल के अलावा जो भी लोग हैं, अब चाहे वो चीनी हों, चाहे भारतीय हों, चाहे एशियाई मूल के हों, चाहे अफ्रीकी मूल के हों, वो सभी काले लोगों की श्रेणी में ही आते हैं। तो देखिए, गांधी जी भारत आने से पहले ही फेमस हो चुके थे। उनके बारे में एक बात पता चल चुकी थी, खासकर कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं को, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लीड कर सकता है। साथ ही साथ ये ऐसा व्यक्ति है जिससे अंग्रेज साइकोलॉजिकली डरे हुए हैं, तो हमें इस व्यक्ति को भारत ज़रूर बुलाना चाहिए। तो गांधी जी जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर, गोपाल कृष्ण गोखले की हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक उन्होंने संगठन बनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर गांधी जी जो है वो भारत आते हैं। गांधी जी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। देखिए, ये 9 जनवरी का जो दिन है, इसे अब वर्तमान में हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसका प्रोग्राम होता है। हर साल क्वेश्चन भी आता है कि इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, उसके चीफ गेस्ट कौन रहे। जनरली जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो विश्व में कई देशों में बड़े बड़े पोजीशन हासिल करके बैठे हैं, तो उन्हें इसमें बुलाया जाता है इस जगह पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वगैरह करने के लिए। तो देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचते हैं। भारत आते ही गांधी जी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, परंतु गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते। इससे पहले गांधी जी जो है लगभग 2 सालों तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। गांधी जी का ये कहना था कि जब तक मैं भारत की मूल समस्याओं को नहीं जानूंगा या भारत के लोगों से नहीं मिलूंगा, तो मुझे उनकी समस्याओं के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा, और मुझे जब तक समस्या का अंदाज़ा नहीं है, तब तक मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच पाऊंगा। तो गांधी जी पैदल, बैलगाड़ी, जो भी साधन उससे उन्हें मिला, उसे वो लेकर वो पूरे भारत भर में घूमे। भारत में कांग्रेस के जो भी नेता थे उनसे मिले, और इसी दौरान गांधी जी को 1917 के अंदर, मतलब उनके आने के 2 साल बाद, चंपारण, बिहार, वर्तमान में बिहार में, वहाँ से एक न्योता आया। चंपारण के अंदर जो है राजकुमार शुक्ल एक कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। बेसिकली चंपारण के अंदर किसानों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक हो रहा था नील की खेती को लेकर। ये नील की खेती को लेकर क्या ये पूरा प्रोसेस क्या था, पहले मैं आपको बता दूं। बेसिकली चंपारण में क्या है कि नील बागान के जो मालिक थे वो तकावी ऋण, यानी कि आप जो बेसिकली खेती करने वाले हैं ना, उस खेती के 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य होगा, और इसके लिए आप जो है सरकार से ऋण लेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है इन केस। तो इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। हर किसान को अपने खेत की 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, बेसिकली जिसके लिए उनसे पहले ही ऋण ले लिया जाता था, है ना। तो 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ कि जर्मनी में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया। भाई नील का काम क्या था? नील का काम था कि वो कपड़ों को रंगने के लिए काम में आता था, और भारत में और ये जो वेट कंट्रीज होती, मतलब आर्द्र प्रदेश थे, वहाँ पे नील की खेती बहुत अच्छी होती थी, खासकर भारत में। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर जो है नील की उपयोगिता ही खत्म हो गई। तो अंग्रेज़ों ने भी जो ज़बरदस्ती 3/20 भाग पे किसानों से खेती करवाई थी, नील जब फसल तैयार हुई उसे खरीदने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर किसान जो हैं, जो ऑलरेडी टैक्स भर चुके थे, टैक्स भी भर चुके थे, और अब उनकी फसल भी नहीं खरीद रहे, तो ये तो बिल्कुल ही बुरा व्यवहार हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है किसानों ने वहाँ पे आंदोलन किया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है गांधी जी चंपारण पहुँचे, किसानों की समस्याओं से अवगत हुए, और सरकार के सामने ये मांग रखी कि आप इस समस्या को जल्दी से सुलझाइए, नहीं तो मैं सत्याग्रह करूँगा। देखिए, अंग्रेज़ गांधी जी के बारे में जानते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने जल्दी ही गांधी जी की बातें मान ली और एक आयोग का गठन किया, और फाइनली इस आयोग ने जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो व्यवहार किया गया था किसानों के साथ, मतलब उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाने के बाद जो फसल को खरीदने से मना कर दिया था, उसे गलत माना, और किसानों से वसूला हुआ जो टैक्स था उन्हें वो वापस लौटाया। देखिए, ये गांधी जी की जो सबसे बड़ी है, आते ही जो सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने कोई वायलेंट या हिंसक आंदोलन नहीं किया, किसानों को नहीं उकसाया, सिर्फ और सिर्फ
एक बात करी कि मैं सत्याग्रह करूंगा, नहीं तो आप इसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई और काम हो गया। ये ऐसा कि भारत में अभी तक नहीं हुआ था। तो गांधी जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैली। ऐसी स्थिति में अब गांधी जी को पूरे भारतवर्ष से निमंत्रण आने लगे, जहां जहां पर भी किसान या मजदूर किसी मुसीबत में थे। गांधी जी को ऐसा ही जो है वो एक और न्योता मिला, वो मिला अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद में भी जो है मिल मजदूर जो है वहाँ पर जो है हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैलने के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो प्लेग फैला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारा जो पेमेंट था वो मजदूरों का अटक गया। मतलब जो ओनर था उसने एक्सक्यूज़ दिए, मिल मालिकों ने ये कहा कि भाई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यूरोप के अंदर बीमारी फैली हुई थी, इस वजह से हमें आगे से पेमेंट आया नहीं है, तो हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। तो जबकि मजदूर कह रहे थे कि आप समझिए कि महंगाई हमारे ऊपर भी पड़ रही है, क्योंकि प्लेग हुआ या फिर यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हम मानते हैं इस वजह से बाजार में भी तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, हम कहाँ से लें, इसलिए हम तो मांग करते हैं हमें बोनस दीजिए। भाई एक तरफ तो वो मजदूरी भी पूरी नहीं दे रहे हैं, इस तरफ ये मजदूर मांग कर रहे हैं कि हमें बोनस दीजिए। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी वहाँ पहुँचे, तथ्यों की गहराई से गांधी जी ने जांच करी और उन्होंने कहा कि भाई 35% बोनस तो इनका बनता है। मिल मालिकों और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, फाइनली 20% जो है बोनस देने की मांग को स्वीकार किया और एक शर्त भी रख दी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर 20% की मांग स्वीकार नहीं करेगा तो हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। तो गांधी जी का भी ऐसी शर्तें रखने की कहाँ ज़रूरत है, इससे वो और नाराज़ हुए और उन्होंने कहा इसका मामला तो अदालत करेगी, आप इसे अदालत में लेके जाइए, उसके बाद ही अब हम बात करेंगे। और गांधी जी ने जो है एक न्यायिक ट्रिब्यूनल की मांग करी। न्यायिक ट्रिब्यूनल में जाके फाइनली 35% वाली मांग स्वीकार की गई और किसानों को बोनस देने के लिए वो लोग बाध्य हुए। देखिए यहाँ पर जब ये अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ ना, तो अनसुईया बेन पटेल जो आगे चल के एक बड़ी नेता बनी, और एक अंबालाल साराभाई जो आगे चल के एक बड़े कांग्रेस के नेता बने गुजरात के, वो दोनों अहमदाबाद सत्याग्रह में ही गांधी जी के साथ खड़े रहे थे और राष्ट्रीय पटल की राजनीति पर आए थे। ऐसे कैसे गुजरात प्रांत में ही खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई, उसके बाद भी किसानों से जो है वो टैक्स वसूला जा रहा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने वहाँ पहुंचकर खेड़ा सत्याग्रह में भी साथ करी। खेड़ा सत्याग्रह में ही पहली बार जो है वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जो हैं वो उनसे गांधी जी से पहली बार मिले थे, है ना। तो ये कुछ शुरुआती सत्याग्रह थे गांधी जी के, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली जनता का विश्वास जीता। जनता को भी विश्वास हुआ कि यार ये एक ऐसा आदमी है जो वास्तव में हमारा कुछ ना कुछ भला कर सकता है। और गांधी जी के ऊपर लोगों का अंधा, आप समझिए कि विश्वास हो गया। और कांग्रेस के वो नेता जिनके अभी अपन पिछली बात कर रहे थे, चाहे लालपाल बाल हो, चाहे वो दादा भाई नौरोजी वगैरह हो, वो ये गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, ये सब आप समझिए इन जो है गांधी जी की चमक के आगे फीके पड़ गए। आप देखिए कि 1915 से लेके 1947 को हमने गांधी युग कहा है। इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि पूरे भारत की राजनीति सिर्फ गांधी जी के चारों तरफ ही घूमती। ये इतने सारे नेता जो कांग्रेस की स्थापना से लेके अभी तक संघर्ष कर रहे थे, वो सब एकदम से जो हैं आप समझिए पर्दे के पीछे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बात कर लेते अपन, अगस्त घोषणा। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे डाला है। एक्चुअली क्या है, अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त क्रांति मैदान अलग है। ये चीज़ें तीनों अलग हैं, पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अगस्त घोषणा क्या थी। आगे जब आएगा तो मैं आपको अगस्त क्रांति भी बता दूंगा, या ठीक है वो आगे बताऊंगा, 1942 में आएगा वो। देखिए अगस्त घोषणा क्या थी। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के संसद में भारत का सचिव था मॉन्टेग्यू। उसने एक प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत ये था कि भारत में जो भी प्रशासन चलाया जा रहा है उस प्रशासन में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, जिसको बाद में अंग्रेजों ने स्वीकार लिया था। इसी को कहा गया है अगस्त घोषणा। अच्छा सवाल है ये, देखो वापस बोल देता हूँ मैं, अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त क्रांति अलग है। ठीक है, अगस्त घोषणा और अगस्त क्रांति। और देखो नीचे मैंने स्पेशली लिखा है ग्वालियर टैंक मैदान को जो है
अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। तो 1942 में 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, दैट्स वाई वो अगस्त क्रांति है। ये अगस्त घोषणा है जो कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, तो ये बीच में मैंने डाल दिया, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से देख लेना। अदरवाइज अभी हमने बात करी खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद भी जो है अब अंग्रेज जो हैं वो ऑलरेडी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर गांधी जी ने जो है ये सपोर्ट करने, ये गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप भारत के माने हुए नेता हैं, आप उससे पहले भी साउथ अफ्रीका में भी आपने बहुत काम किया, इस वजह से आपकी यहाँ पे रेस्पेक्ट भी है, तो हम अभी बड़ी मुसीबत में हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शुरुआती दौर के अंदर, भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला है। शुरुआती दौर में जर्मनी ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी ब्रिटेन को, और ब्रिटेन आप समझिए कि बहुत बैकफुट पे था। ब्रिटेन को आप समझिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी, सैनिकों की ज़रूरत थी। तो ब्रिटेन ने गांधी जी से, ब्रिटेन की सरकार ने गांधी जी से गुजारिश करी कि आप भारतीय लोगों को जागरूक करिए, एनकरेज करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में शामिल हो। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों से अपील करी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रिटिश सेना का साथ दें, और गांधी जी की अपील को सुना भी गया। आपको याद हो, कभी आपने सुना हो हैफा की लड़ाई, है ना, जो जोधपुर लांसर्स ने जीती थी, है ना। जोधपुर, मैसूर लांसर्स भी उसमें साथ थे, हैदराबाद भी उसमें साथ में था। तो ये हैफा की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध से ही जुड़ी हुई है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, सभी जगहों पर, ये बर्मा, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। सिख, राजपूत, जाट, गोरखा, आप समझिए इन्होंने इतनी वीरता का प्रदर्शन किया प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कि हिटलर जो आगे द्वितीय विश्व युद्ध में आता है, उसने कहा कि अगर मेरे पास गोरखाओं की फौज हो तो मैं पूरा विश्व जीत लूँ। ये बर्मा के अंदर गोरखाओं ने खंदकों के अंदर लड़ाई करी थी, एक एक गोरखा जो है 100-100 सैनिकों पर भारी पड़ा था। इस वजह से भारतीय सैनिकों की रेपुटेशन पूरे विश्व में बढ़ गई थी, और ये गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो गांधी जी को तो भर्ती वाला एजेंट तक कह के संबोधित किया गया, भर्ती वाला दलाल कह के संबोधित किया गया। पर गांधी जी का उस समय ये था कि अगर हम अंग्रेज़ों की आज मदद करेंगे तो भविष्य में शायद अंग्रेज़ भी हमारी तरफ मदद वाली दृष्टि से देखेंगे, हमें एक एलाई के तौर पर देखेंगे, एक सहयोगी के तौर पर देखेंगे, ना कि वो शासक हैं और हम शोषित हैं। ये गांधी जी का सोचना था, पर हुआ इसका उल्टा। 1918 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 2 समस्याएं गांधी जी के सामने आके खड़ी हुई। पहली समस्या तो आई कि ब्रिटेन जब प्रथम विश्व युद्ध जीता तो जर्मनी के साथ जो है ऑटोमन साम्राज्य भी जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। ऑटोमन साम्राज्य आप समझिए कि तुर्की का साम्राज्य है ना। तो इस तुर्की के साम्राज्य तुर्की का जो सुल्तान था वो मुस्लिम संप्रदाय का, या मुस्लिम धर्म जो है उसका सर्वोच्च पद होता है खलीफा का पद, है ना। खलीफा का पद तुर्की के सुल्तान के पास था, मतलब जो तुर्की का सुल्तान है उसी को खलीफा मुसलमान मानते थे। जैसे ईसाइयों में सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप होता है, वैसे ही मुसलमानों में सबसे बड़ा धर्मगुरु खलीफा होता था। परंतु जैसे ही अंग्रेज़ों ने तुर्की को भी प्रथम विश्व युद्ध में हराया तो सबसे पहले तो उन्होंने जो सुल्तान का पद था, तुर्की के सुल्तान का पद, उसे छीन लिया, सुल्तान को अपदस्थ कर दिया, तुर्की के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने ये घोषणा करी कि अब से कोई भी खलीफा नहीं होगा, खलीफा का पद समाप्त किया जाता है। तो आप समझिए कि पूरे विश्व के मुसलमानों में ये बड़ी गुस्से की बात थी कि हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु का आपने पद कैसे ख़त्म कर दिया। पूरे विश्व के अंदर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत के अंदर भी जो है खलीफा के पद को वापस स्थापित करने के लिए कालीफेट या खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत के अंदर जो है इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो अली बंधुओं ने किया, मोहम्मद अली, शौकत अली, इसके अलावा मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद आपने नाम सुना होगा, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये जो है दूसरे नेता थे। गांधी जी ने देखा कि वैसे ही पुराना जो रिकॉर्ड है हिंदू मुस्लिम का वो खराब हो चुका था। कैसे? 1909 के अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की प्रणाली सौंप दी थी, तो ऐसी स्थिति में हिंदू और मुस्लिम की पार्टी भी अलग अलग हुई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो गांधी जी ने देखा कि यह अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदा करने का, तो गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
बाकायदा भारत में जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई तो गांधी जी ने इसमें भाग लिया और खिलाफत कमेटी के वे अध्यक्ष भी बने। हालांकि देखिए खिलाफत आंदोलन के कांग्रेस जब खिलाफत आंदोलन से जुड़ी गांधी जी के नेतृत्व में, तो कई सारे नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास गांधी जी से नाराज हुए। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिर से जो है आप समझिए कि विभाजन की कगार पर थी। एक तरफ गांधी जी जो हिंदू मुस्लिम को साथ में रखकर खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मोतीलाल नेहरू और उनके साथ के जो सीनियर नेता चित्तरंजन दास वगैरह थे, उनके नेतृत्व में वो गांधी जी से किनारा करके बैठे थे। परंतु उस समय गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फाइनली देखिए खिलाफत आंदोलन खुद ही समाप्त हो गया। 1922 के अंदर जो तुर्की का सुल्तान था उसके और जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके मध्य समझौता हो गया। उसने जो है पद छोड़ना स्वीकार कर लिया, साथ ही साथ खलीफा का पद भी जो समाप्त किया गया था उसने स्वीकार कर लिया। इस वजह से खिलाफत आंदोलन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। इसी दौर में देखिए एक और घटना हुई, इसी दौर में रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये भी एक बड़ा इफेक्ट था उस समय। रॉलेट एक्ट क्या था 1919 के अंदर? देखिए क्या हुआ कि जब गांधी जी और उनके सहयोगी के साथ में बहुत सारी आप समझिए कि घटनाएं बढ़ने लगी, वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे, तो अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी। उन्हें ये चिंता होने लगी कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं हो रही, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो एक रॉलेट एक्ट लेके आए। इसका मतलब था रॉलेट एक्ट का कि बिना किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए या बिना किसी शिकायत के, सिर्फ शक की बिना पर, शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा, उसे गिरफ्तार करने के बाद ना तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ना ही उसे जेल ले जाने की ज़रूरत है, ना ही उसे जेल में रखने की ज़रूरत है। आप पुलिस जब तक उस संदेह का निराकरण नहीं कर सकती तब तक उसे अपने पास बंधक बना के रख सकती है। देखो ये तो बिल्कुल ही आप समझिए कि काला कानून कहना ही उचित था, क्योंकि इससे तो आपके मौलिक अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो जाते। पूरे देश के अंदर जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध किया गया और इसी रॉलेट एक्ट के कारण पंजाब के दो बड़े नेता थे, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ ले गए पता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या है कि 13 अप्रैल 1919 सिखों का एक बड़ा त्यौहार होता है बैसाखी। उस दिन बैसाखी थी, तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, आपको पता ही है, वहाँ पे बड़ा जलसा होता था। सुबह सुबह बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी लोग जो हैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए निकले। उससे पहले सुबह सुबह ही अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्देश्य यही था कि भाई जो हमारे नेता गिरफ्तार हो गए हैं इनके लिए हमें छुड़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध तो हो ही रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब ये लोग जमा हुए तो बच्चे वगैरह सब आ गए। उन्होंने सोचा कि अब जलियांवाला बाग रुकेंगे और फिर आगे हम निकल जाएंगे गोल्डन टेम्पल। जनरल डायर जो उस समय उसका पुलिस अधिकारी था अमृतसर का, उसने इस चीज़ को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में देखा। उसने अपने सुपीरियर माइकल ओ डायर को, वो भी डायर था, माइकल ओ डायर और ये था जनरल डायर, को ये रिपोर्ट दी कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ना कोई षड्यंत्र होने वाला है जो कि हमारे शासन के लिए, अंग्रेजी राज के लिए ठीक नहीं है। तो माइकल ओ डायर ने आदेश दिया कि जैसा तुम्हें उचित लगता है वैसा करो। जनरल डायर ने वहाँ पर अपने पुलिस प्रशासन को इकट्ठा करके पूरे बाग को घेर लिया। 3 गेट थे, तीनों गेट के ऊपर पुलिस वालों को तैनात किया। समय दिया गया इनको 3 मिनट का कि आप 3 मिनट में जलियांवाला बाग खाली कर दीजिए। अफरा तफरी मची और इसने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और उन पर गोलियां चलवाई। कई सारी महिलाएं, बच्चे कुएं में कूदे, कहीं कोई दीवार चढ़ने की कोशिश में मारे गए। ऑफिशियल आंकड़ा तो जो है वो 300-350 लोगों का है, 373 का है, बट ये माना जाता है कि यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति में भयंकर भारत के अंदर जो है विद्रोह की आग भड़की। गांधी जी ने भी इसका बड़ा विरोध किया। जलियांवाला बाग जैसी घटना भारत में अंग्रेज़ों द्वारा पहले कभी नहीं की गई थी, जब निहत्थे महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति, जिन्हें 1913 के अंदर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो भी लौटा दी।
डीन बंदरू एंड्रयूज़, जो उनको कहा जाता था, CF एंड्रयूज़ को, उन्होंने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी ने हालांकि बाद में जो जनरल डायर था उसे आप समझिए कि निर्दोष बताया। उसने कहा कि भाई ये तो अंग्रेज़ी सत्ता को बचाने के लिए या अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ जो षड्यंत्र था उसके लिए काम कर रहा था। अफ्रीका भेज दिया गया जनरल डायर को, बाकायदा उसका प्रमोशन हुआ, वहाँ उसे वायसराय बनाया गया। माइकल ओडायर, जिसके कहने पर जनरल डायर ने ये डिसीजन लिया था, 1940 में शहीद उधम सिंह ने उसे गोली मार दी थी। आपने नाम सुना होगा शहीद उधम सिंह, उन्होंने इसको माइकल ओडायर को गोली मारी थी लंदन जाके। इसका भी बड़ा उल्लेख है, कभी आगे एक बनाऊंगा मैं क्रांतिकारियों के ऊपर अलग से वीडियो, इनकी भी अलग ही कहानी है। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी, कांग्रेस, वो सब इस मूड में आ गए थे कि किसी भी तरीके से अब अंग्रेजी सत्ता को हमें चुनौती देनी होगी। और इस चुनौती को देने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन सुझाया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने जून 1920 में, जब वो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय ही अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का, प्रारंभ करने का उन्होंने सुझाव दिया। और इसी कमेटी ने बाद में जो है असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। दिसंबर 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस असहयोग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को किसी भी तरीके से, चाहे आप वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य में नौकरी करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के आप जो विदेशी वस्तुएं उनका आप उपयोग करते हैं, सबका बहिष्कार किया जाए। साथ ही साथ आप कांग्रेस की सदस्यता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करें, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार का काम करें, साथ ही साथ जो विदेशी वस्तुएं हैं, खास करके कपड़ा, उसका त्याग करें और हाथ से बने हुए, खादी के बने हुए कपड़ों का चलन भारतीयों में कराएं। कताई, बुनाई, चरखा चलाने की व्यवस्था, गांधी जी ने खुद चरखा चलाया। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि पूरा भारत, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और उससे पहले की घटनाओं से क्षुब्ध हो चुका था, वो गांधी जी की उस मुहिम में एक साथ गांधी जी के साथ आके खड़ा हो गया। फिर देखिए, 1 अगस्त 1920 को इसका रखा गया था कि भाई हम इसे शुरू करेंगे, पर 1 अगस्त को ही जो है इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। हालांकि असहयोग आंदोलन जो है वो अपने पेस से, अपनी रफ्तार से चलता रहता है। गांधी जी की इस अगुवाई में देश का बच्चा बच्चा असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। इसी असहयोग आंदोलन की शुरुआत के अंदर गांधी जी जो है वो कहते हैं कि जितने भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट्स हैं, वो सब अपनी, और या फिर अंग्रेजों से जिन्हें कोई सम्मान मिला हुआ है वो अपनी उपाधियां भी लौटा दें। तो गांधी जी ने ही इस समय अपना केसर हिंद का पदक लौटा दिया था। ये केसर हिंद का पदक जो है गांधी जी को मिला था जब इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में रिक्रूट करने के लिए। तब अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, ये उन्होंने लौटा दी। देखिए, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही से चल रहा था, परंतु एक गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ हुई चोरी चोरा कांड। देखो, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास था चोरी चोरा, वहाँ पर एक जुलूस निकल रहा था। और अब देखो, दो नरेशन मिलते हैं कि क्या हुआ था। पहली घटना थी कि जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था और जो पीछे के कुछ लोग, जुलूस के सबसे पीछे के जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को जो है पुलिस वालों ने पकड़ के पीट दिया। ऐसी स्थिति में पूरा के पूरा जुलूस भड़क गया और जुलूस के लोग वापस पीछे आए तो पुलिस वाले भाग के पुलिस थाने के अंदर चले गए। और पुलिस थाने के अंदर वो गए तो लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया और पूरा पुलिस थाना जला दिया। दूसरा नरेशन ये मिलता है कि भीड़ जो है वो पुलिस की ज़्यादती से वैसे ही उग्र हो चुकी थी और उन्होंने सीधा ही थाने पे हमला किया, पुलिस वालों को अंदर बंद किया और आग लगा दी। देखिए, जो भी घटना हुई वो ठीक नहीं थी। पुलिस वालों को अंदर बंद करके जनता ने आग लगा दी और 21 पुलिस वाले उसके अंदर जिंदा जल गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। गांधी जी शुरुआत से ही कह रहे थे कि मैं आंदोलन में कभी भी हिंसा नहीं चाहता हूँ, मैं अहिंसक आंदोलन चाहता हूँ। और ये हिंसा होते ही गांधी जी ने सीधा सीधा कहा, मैं असहयोग आंदोलन हाथों हाथ वापस लेता हूँ, मेरा या कांग्रेस पार्टी का अब असहयोग आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है।
जब इस प्रकार से गांधी जी कमज़ोर पड़े, कांग्रेस कमज़ोर पड़ी, तो अंग्रेज़ों ने देखा यही सही मौका है और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 फरवरी को ये घटना हुई थी चोरी चोरा वाली। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी गई 1922 में। हालांकि 1924 में गांधी जी की सेहत को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया था, वो बात अलग है। तो देखिए, ये था असहयोग आंदोलन जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया। कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर गांधी जी कुछ समय तक जो है असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू करते तो शायद हमें आज़ादी थोड़ी जल्दी मिल जाती। पर देखिए, गांधी जी का एक ही कंसेप्ट था। उनका ये कहना था कि अगर मैंने हिंसा का साथ दिया तो ये देश हिंसा में इस तरीके से उलझ जाएगा कि उसमें फिर लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्हें बात पता थी कि अंग्रेज़ अगर दमन पर उतर आए तो फिर भारतीयों की जान बचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका था। 1857 में भी जो है आर्म्ड रिबेलियन करने की कोशिश की गई थी, सशस्त्र क्रांति करने की कोशिश की गई थी, जो अंग्रेज़ों के सामने टिकी नहीं थी। देखिए, उस समय तो अंग्रेज़ थोड़े कमज़ोर भी थे और इस बार तो 1900 आते आते तो ये 1920 की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के पास पूरी फोर्स थी। सभी तरीके से वो आधुनिक हथियार ले लीजिए या सैनिक संगठन ले लीजिए या धन बल ले लीजिए, उन सभी में हमसे सुपीरियर थे। तो हम कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ वायलेंट होकर, हिंसक होकर आज़ादी प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये गांधी जी का सोचना था। तो गांधी जी चाहते थे कि मैं किसी भी तरीके से जनता को हिंसा के रास्ते पे कतई नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। अगर हमें किसी भी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसका रास्ता अहिंसा से ही होकर जाएगा। इस वजह से चोरी चोरा कांड होते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये गांधी जी की जीवनी के ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह लगता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी तो हुआ था, उसमें हमारे भी तो लोग मारे गए थे। अगर चोरी चोरा में मारे गए तो क्या हुआ? देखिए, चोरी चोरा कांड में और उसमें थोड़ा फ़र्क है। चोरी चोरा कांड के अंदर जिन पुलिस वालों को जलाया गया था वो पुलिस वाले भारतीय ही थे, है ना। ठीक है, वो अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे थे और उन्होंने हो सकता है जनता पर अत्याचार भी किए होंगे, पर अगर भारतीयों को मारने लग जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। इस वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वापस ले लिया। हालांकि अब देखिए, फिर से थोड़ा सा चेंज आ गया। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर थी, बिल्कुल पीक पर। और ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस के सारे बाकी जो नेता थे, जो बहुत पुराने समय से कांग्रेस के अंदर राजनीति कर रहे थे, वो सब पर्दे के पीछे चले गए थे। पर जैसे ही असहयोग आंदोलन फेल हुआ, इसके बाद गांधी जी भी जेल चले गए। कांग्रेस का वो नेतृत्व अब कौन करेगा, क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। अधिकांश जो पुराने नेता थे वो भी बहुत बूढ़े हो चले थे या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कांग्रेस में एकदम से वैक्यूम आ गया। साथ ही साथ गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग देने की वजह से कई सारे नेता गांधी जी से नाराज़ थे। मोतीलाल नेहरू का मैंने नाम लिया, चित्तरंजन दास का मैंने नाम लिया। ये गांधी जी से बहुत नाराज़ थे, इस वजह से उन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। दोस्तों, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसे सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद, असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े हुए रहिए आप इसी चैनल से। मैं दूसरा पार्ट लेके जल्दी आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।